तो दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल शिवानी आर्ट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और इस आज की क्लास में हम देखने से पहले ये देखेंगे, इसके पहले वाली क्लास में आपको दिया गया था कला का अर्थ और अवधारणाएं। हम लोग पढ़ चुके थे, कला का अर्थ आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आज की क्लास में हम इसके आगे का भाग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये कराया जा चुका है। जिन्होंने नहीं देखा है इसके पहले पार्ट को वो जरूर देख लेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं, आज इस क्लास में देखेंगे कला के विषय में भारतीय अवधारणाएं कैसी हैं। तो सभी लोग इस क्लास को शेयर कर देंगे, अच्छा लगे तो लाइक करेंगे। और जितने भी आर्ट स्टूडेंट हैं, किसी भी कला एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, शिवानी आर्ट क्लासेस चैनल पर नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। घंटी के बटन को आप लोग क्लिक करना ना भूलिएगा, जिससे आपको हमारे सभी क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज हम देखेंगे यहाँ पर कला के विषय में भारतीय अवधारणाएं, ठीक है। भारतीय कला चिंतन में सदैव मन की सात्विक प्रवृत्तियों को उजागर करने पर बल दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे कला के विषय में भारतीय अवधारणाएं आज का टॉपिक है। और इसमें हम देखेंगे भारतीय कला जो है, इसमें चिंतन में सदैव मन की सात्विक प्रवृत्तियों को उजागर करने पर बल दिया गया है। हमारी कला में आत्म चैतन्य की प्रधानता है। कला विचार भौतिक स्वरूप में परिवर्तित होता है, लेकिन उसके उद्देश्य मात्र वस्तु के भौतिक स्वरूप को दर्शाना नहीं होता, बल्कि उनके आंतरिक लक्षणों को दर्शाना होता है। तो जो हमारी भारतीय कला है, यहाँ पर जो चिंतन होता है वो सदैव मन की सात्विक प्रवृत्तियों को उजागर करने पर चिंतन किया जाता है, अधिक बल दिया जाता है, ठीक है। भौतिक स्वरूप में परिवर्तित होता है, लेकिन उसका उद्देश्य केवल भौतिक स्वरूप में परिवर्तन दर्शाना नहीं होता है, बल्कि उसके आंतरिक लक्षणों को भी दर्शाना होता है। उसमें कलाकार के अंतर मन की प्रतिछाया देखी जा सकती है, ठीक है ना। तो जो हमारी भारतीय कला है, यहाँ पर उसमें कलाकार के अंतर मन की प्रतिछाया देखी जाती है, और वह स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रस्थान करने वाली है। स्थूल में सूक्ष्म की चेतना को जागृत करना ही भारतीय कलाकारों का सर्वोपरि उद्देश्य रहा है। आगे हम देखेंगे, कला सृजन से मन और आत्मा का साक्षात्कार सौंदर्य से होता है, उसे शांति मिलती है। कलाकार का सृजन कला का सृजन है, उसकी अनुभूति ही कला की अनुभूति है। कला के माध्यम से रूप और सौंदर्य का सृजन होता है। कला अव्यक्त को व्यक्त करने वाली, अमूर्त को मूर्त प्रदान करने वाली होती है। भारतीय दृष्टिकोण से कला जो है, रसानुभूति के लिए किया गया एक सृजन है। कला मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। दार्शनिकों ने कहा है, कला ही जीवन है। वास्तव में कला जीवन जीने की पद्धति, जीने का एक ढंग है। कला के द्वारा ही जीवन को पूर्णता दक्षता के साथ बिताया जा सकता है। कला मानवीय क्रिया है, जिसमें उसकी प्रकृति, रूप, स्वभाव, भाव सम्मिलित रहते हैं। सर्वश्रेष्ठ कला जो होती है वो सदैव चेतना को स्पर्श करती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नाट्य शास्त्र में कलाओं का वर्गीकरण गौड़ एवं मुख्य कला के रूप में किया गया है। तो जो नाट्य शास्त्र है, भरत मुनि के द्वारा लिखा गया, उसमें जो कलाओं का वर्गीकरण दिया गया है वो गौड़ एवं मुख्य कला के रूप में किया गया है। वही कला आगे चलकर कारू और चारू कलाएं कहलाई, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कारू और चारू कलाएं, तो यही है। नाट्य शास्त्र में कलाओं का जो वर्गीकरण किया है, गौड़ एवं मुख्य कला के रूप में किया गया है, और वही कला आगे चलकर कारू और चारू कलाएं कहलाई, जिसे आश्रित और स्वतंत्र कला भी कहा जाता है। जहां पर आपको जो चीजें इंपॉर्टेंट लगती हैं उसे आप अलग से नोट कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जहां से हम देख रहे हैं। तो कारू और चारू कलाएं कहलाई, और जिसे आश्रित और स्वतंत्र कला भी कहा जाता है। विद्वानों ने काव्य, संगीत, चित्रशिल्प, नृत्य, नाट्य और वास्तु सभी परस्पर तादात्म्य स्थापित करते हुए इन्हें ग्रंथों में सम्मिलित किया है। ये सभी ललित कलाएं स्वतंत्र शास्त्र के रूप में पहचानी जाती है। मार्कंडेय मुनि जो है, इन्होंने विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना की है। इससे आपका एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है, बहुत सारे यहाँ से आपके प्रश्न बन रहे हैं, तो ध्यान से हमारे द्वारा कहे गई जो भी मैं बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनेंगे। जो भी बात इंपॉर्टेंट लगे उसे आप नोट जरूर करते हुए चलेंगे, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट है वहां मैं 1 से 2 बार बोल देती हूँ। तो मार्कंडेय मुनि रचित विष्णु धर्मोत्तर पुराण के
चित्रसूत्र अध्याय में इसके महत्वपूर्ण उदाहरण भी दिए गए हैं। काव्य की भांति चित्र को भी धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष देने वाली कला माना गया है। जिस तरह से काव्य को माना गया है उसी भांति चित्र को भी माना गया है धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष देने वाली कला। जहां इसकी प्रतिष्ठा की जाती है वहां मंगल होता है। जैसे हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, कला नाम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम मांगल्यम प्रथमम चैतत गृहे यत्र प्रतिष्ठितम। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद ने यहाँ पर कहा है, ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का मानव द्वारा शारीरिक तथा मानसिक कौशलपूर्ण निर्माण ही क्या है, कला है। तो यहाँ से परिभाषा ध्यान देंगे और ये आपसे कथन के रूप में पूछा जाता है। तो जयशंकर प्रसाद ने कहा कि ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का मानव द्वारा शारीरिक तथा मानसिक कौशलपूर्ण निर्माण ही कला है। आगे हम और भी देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। केसी पांडे के अनुसार, तो केसी पांडे ने कहा कि आनंद देने वाली वस्तु कला है। फिर है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, कलाएं प्रीतिकर होती हैं। ठीक है, यह प्रीति का भाव जड़ को चेतन बना देता है। वैज्ञानिक पदार्थ को सत्य मानकर अपना शोध कार्य करता है, इसलिए वह मात्र जड़ता का ही विश्लेषण करता है, बदले में उसे पदार्थ ही हाथ लगता है, जिसे वह छू कर, देख कर और चख कर ही सत्य मानता है, क्योंकि बुद्धि की प्रवृत्ति संदेह परक होती है। जबकि एक रचनाकार सभी में क्या खोजता है दोस्तों, सौंदर्य खोजता है और उसे एक नया सौंदर्य हाथ लगता है। तो इसी इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ेंगे, जहां से ये बातें आपके दिमाग में एकदम बैठ जाती हैं, क्योंकि वह उस पर विश्वास करता है और नवसृजन को जन्म देता है। यही है चेतना का गुण और कला की उदात्त प्रवृत्ति। इस प्रकार विज्ञान वस्तु को टटोलता है, कला चेतना को। अतः विज्ञान को कला अथवा कला को विज्ञान समझना यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। इस प्रकार विज्ञान वस्तु को टटोलता है, कला चेतना को। तो अतः विज्ञान को कला अथवा कला को विज्ञान समझना ललित कला की स्वतंत्रता का क्या है, हनन है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे अगले टॉपिक में कला के विषय में पश्चिम की क्या अवधारणाएं रही हैं। हमारे पाश्चात्य जो दार्शनिक है वो क्या कला के विषय में समझते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने दिया है कि कला का स्वरूप अत्यंत ही व्यापक है। कला के संबंध में जिस प्रकार भारतीय दार्शनिकों, विद्वानों, विचारकों और साहित्यकारों ने अपने विचार प्रकट किए हैं, अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार भारतीय दार्शनिकों, विद्वानों, विचारकों और साहित्यकारों ने अपने विचार प्रकट किए हैं, परिभाषाएं दी हैं, उसी प्रकार से हमारे जो पश्चिमी विद्वान हैं उन्होंने भी कला को अपने अपने ढंग से क्या किया, परिभाषित किया है। तो सबसे पहले आते हैं उसमें महान विचारक प्लेटो। तो इन्होंने कला के विषय में अपने ठोस विचार रखे हैं। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सुंदर वस्तु को अपना प्रेमास्पद चुनता है, अतः कला का प्राण सौंदर्य है। उन्होंने कला को सत्य की अनुकृति माना है। यहाँ से आपके काम की बात निकल के आ रही है, जो आप नोट कर सकते हैं कि प्लेटो ने कला को क्या माना है। प्लेटो ने कला को सत्य की अनुकृति माना है। आप देखते हैं एग्जाम में ये बार बार प्रश्न बनता है कि कला को सत्य की अनुकृति किसने माना है। ठीक है, कला को सत्य की अनुकृति माना है प्लेटो ने। अरस्तु ने उसे क्या कहा, तो अरस्तु ने उसे अनुकरण कहा है। ठीक है, अरस्तु ने क्या कहा है, अरस्तु ने उसे कहा है अनुकरण। ठीक है, हीगेल ने कला को आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम माना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, जिन्होंने भी इस क्लास में मिस कर दिया तो वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर देंगे, जो आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह से थोड़ा डिटेल में भी हम जानकारी लेंगे। एमसीक्यू तो हम हमेशा ही करते हैं, लेकिन इस तरह से अगर हम चीजों को पढ़ लेते हैं तो वो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती हैं। ठीक है ना। तो हीगेल ने कला को आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का क्या माना, माध्यम माना। आगे हम देखने वाले हैं क्रोचे। ठीक है, तो क्रोचे की जो दृष्टि से कला जो है बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। 3 परिभाषाएं मैंने अभी बताई, इन तीनों ही परिभाषाओं को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत पूछी जाती है। क्रोचे की दृष्टि से कला क्या है, बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। साथ में टॉल्स्टॉय ने क्या कहा, टॉल्स्टॉय की दृष्टि में क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि, शब्द
आदि के द्वारा भावों की वह अभिव्यक्ति जो श्रोता, दर्शक और पाठक के मन में भी वही भाव जागृत कर दे, कला है ना। तो यहाँ पर आपने देखा प्लेटो, अरस्तु, हीगेल, क्रोचे, ये सभी आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि फ्रायड ने कला को मानव की दमित वासनाओं का, ठीक है, फ्रायड ने कला को मानव की दमित वासनाओं का उभार माना है। नोट करिएगा सभी बातें। हर्बर्ट रीड अभिव्यक्ति के आह्लादक या रंजक स्वरूप को कला मानते हैं। बहुत सारी महत्वपूर्ण परिभाषाएं इस पार्ट में आपको देखने को मिल रही हैं, तो नोट कर लीजिएगा। फ्रायड ने कला को मानव की दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप माना है। हर्बर्ट रीड अभिव्यक्ति के आह्लादक या रंजक स्वरूप को ही कला मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भारतीय व पाश्चात्य विचारकों ने कला की भिन्न भिन्न परिभाषाएं करते हुए कला के अनेक पहलुओं को हमारे समक्ष रखा, जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा। उसकी विविध दिशाओं की ओर इंगित किया है, और किसी ने क्या किया, नैतिकता पर बल दिया तो कोई उसकी सृजनात्मकता पर बल देता है। किसी ने कला को कल्पनाजन्य सृजन का माध्यम बताया तो किसी ने इसे ईश्वरीय जगत के सामंजस्य का प्रतीक बताया। कुछ दार्शनिकों ने कला में विचारों की प्रधानता को तरजीह दी और कुछ उसे अभिव्यंजना की कला मानते हैं। तो कला के रूप सौंदर्य की उपस्थिति का पक्ष जो है अनेक विचारों ने लिया है। कला को कुछ विद्वान सहज ज्ञान से प्रेरित बताते हैं, कुछ उसे अर्धचेतन मस्तिष्क की उपज भी कहते हैं। कला क्या है? वस्तुतः सत्य की अभिव्यक्ति है। सत्य और स्वस्थ कल्पना के भाव में उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। उसमें विचार अवश्य ही होना चाहिए, किंतु उस पर उपयोगिता और आदर्श का दबाव नहीं होना चाहिए। कला और कलाकार सदैव स्वच्छंद रहकर ही अपने वास्तविक आदर्शों की पूर्ति कर सकते हैं। तो आज चैप्टर 1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ, जिसमें आप सभी लोगों ने समझा कला का अर्थ और कला के विषय में जो अवधारणाएं दिया है अलग अलग विद्वानों ने, भारतीय विद्वानों ने और साथ ही पाश्चात्य विद्वानों ने। तो उम्मीद करती हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कर देंगे और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। और चैनल पर नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब करेंगे। इसके पार्ट 1 को जरूर देखिएगा, इससे आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।